बिल्कुल। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपकी बुक के इंडिविजुअल जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर मैंने कहा था आपको 20 तक। ये करने जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये करने जरूरी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यही क्वेश्चन जरूरी है सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने कहा आपसे कि मैंने लास्ट ईयर इन क्वेश्चन पे इतना ज्यादा प्रेशर नहीं दिया था, इस साल दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीयूटी में सिर्फ और सिर्फ रिलेशन एक्सपेंसेस वाले क्वेश्चन गलत करके आए, इंडिविजुअल क्वेश्चंस गलत करके आए। मैं नहीं चाहता कि इस साल आप लोग उसी इतिहास को दोहराएं और गड़बड़ करें। ठीक है। मैंने 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन दिए थे, आई होप आप लोगों ने कुछ करा होगा। किसी ने किए हैं? कहाँ तक पहुंचे हैं? सारे कर लिए? कहाँ तक? हाँ, ऑलमोस्ट नहीं, 1 से 20 तक कितने करे हैं? पीछे वालों ने नहीं करे? हाँ, 10 15 25 से। अच्छा अच्छा। मैंने इन क्वेश्चन को रिवर्स ऑर्डर में लेके चल रहा हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग विथ फ्रॉम 20 19 18, जितने हो जाए उतने हो जाएं। और क्योंकि शुरू वाले क्वेश्चन थोड़े आसान है, क्वेश्चन की इंटेंसिटी जो खराब हो रही है वो 20 19 18 में ही हो रही है। पेज नंबर 7.50 पे पहुंच जाइए सब लोग। पेज नंबर 7.50। पास जनरल एंट्रीज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इन फॉलोइंग केसेस, ये आपके पास है। तो 20th क्वेश्चन तो सभी ने नहीं किया, नहीं किया तो आप कर लीजिए मेरे साथ साथ। इट सेज धर्म, a partner was appointed to look after the process of dissolution at a remuneration of 12,000, and he had to bear the dissolution expenses, and dissolution expenses 11,000 paid by धर्म। जरा देखिए। नहीं 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 बेटा, रुक जा। पहले वाले की एंट्री होगी रिलेशन अकाउंटेबल टू धर्म्स कैपिटल, एवरीबॉडी इज ओके। दूसरे की एंट्री नहीं करनी, उसको पे करना था, उसके बदले में वो पैसा ले चुका है। अब वो कितना मर्जी पे करे, 15 पे करे, 20 पे करे, 10 पे करे, हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों? तुम पैसा दे रहे हो उसको तो उसकी तो एंट्री करोगे। तुमने किसी को ठेका दे दिया, 1 करोड़ में घर बना दे मेरा, उसने 1 करोड़ में घर, तुम तो 1 करोड़ दोगे ना। पैसे देने की एंट्री, पैसे मतलब उसके पार्टनर को पैसा कैश नहीं दिया जाता, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। नंबर 1 एंट्री वॉज डन। J, a partner was appointed to look after the process of dissolution and was allowed a remuneration of 15,000. J agreed to bear dissolution expenses. Actual dissolution expenses 16,000 थे, paid by Vijay, another partner, on behalf of J। याद करो और सुन रहे हो। 2000 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। And- रुक जा रुक जा रुक जा, अरे रुक जा भाई रुक जा। हाँ, मैंने आपको बोला था ना हमेशा 2 एंट्री वाला रूट लेके चलो। दूसरा भी मत करो ना सिंगल। हो सकता है कोई एग्जामिनर बोले कि नहीं जी हमें डबल ही चाहिए, फिर ऐसे तो मार्किंग स्कीम के हिसाब से चलते हैं। तो देखिए, जे को कितना पैसा दिया आपने? 15,000। तो क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंटेबल टू जेएस कैपिटल। ठीक है जी। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस 16,000 वर पेड बाय विजय, अनदर पार्टनर, ऑन बिहाफ ऑफ जे। तो हम जे से वसूलेंगे उसको और किसको दे देंगे? हाँ, जे से वसूल करके, सॉरी, हाँ, जे से वसूल करके विजय को दे देंगे, और ये मान के चलेंगे कि जे ने इसको फर्म के ब्याह पर पे किया था। फर्म के ब्याह पे नहीं किया, या विद कंसेंट ऑफ फर्म नहीं किया, तो एंट्री नहीं होनी चाहिए। हम मान के चलेंगे कि ये फर्म के ब्याह पे हुआ होगा। समझ रहे बात को? हमें नहीं सुन रहा तुम बात को, क्या बोला मैंने? कंसेंट तो ग्रांटेड है, कंसेंट तो मान के चलेंगे कि है ही, लिख देंगे, कोई बुराई नहीं है, टू बी ऑन सेफर साइड। बी पार्ट, बी पार्ट में इंपॉर्टेंट लगाएंगे, जब आपके एग्जाम में आएगा आपको कंफ्यूजन फैलेगा इससे। हालांकि 2017 में आ चुके, कम आने के चांसेस हैं। और आप देख रहे हैं ABCDEF कितने क्वेश्चन है? 6, और 6 नंबर का क्वेश्चन था। और एक फुल फ्लेज क्वेश्चन जिसमें रियलाइजेशन बनाना होता है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना होता है, वो भी 6 नंबर का आता है। तो ये ज्यादा आसान है बजाय कि वो पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। दीपा पार्टनर हु वाज टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन and she was allowed a remuneration of 7,000. Deepa agreed to bear the dissolution expenses. Actual dissolution expense 6,000 paid by firm's bank account. So relation to Deepa, पहली एंट्री
और फिर दीपास कैपिटल डेबिट टू बैंक, वसूलेंगे उससे हम, क्लियर कर। जब तुम उसे पैसा दे चुके हो तो इट इज हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे इट ऑफ, लेकिन अगर फर्म को पे करना पड़ा फर्म उससे रिकवर कर लेगी। एंट्री नंबर, और देखें पूरा का पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन रियलाइजेशन डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे बेस्ड है। They a partner agreed to do the work of dissolution for 7,500. He took away stock of the same amount as his commission. हाँ सुनो, या तो नो एंट्री कर सकते हैं, या पहले रियलाइजेशन टू देव्स कैपिटल, देव्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, या तो ये एंट्री करेंगे या नो एंट्री करेंगे, चल जाएगा काम। ठीक है। हाँ बोर्ड ने उस साल नो एंट्री पे भी मार्क्स दिए थे, कोई बात नहीं, वो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री एक दूसरे को कैंसिल कर ही रही है। और ये सारे केसेस मैंने बहुत डिटेल में लॉजिक के साथ आप लोगों को पहले समझाए हुए थे। ई फॉर एलिफेंट, जी व पार्टनर एग्री टू डू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन, उसके लिए उसका अलाउड कमीशन था 10,000। ही पेड द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय जी वर रुपीज 12,000, एंड दीज एक्सपेंसेस वर पेड बाय ड्रॉइंग कैश फ्रॉम द फर्म। मतलब एक्चुअल एक्सपेंसेस तो फर्म ने पे कर ली ना, इसका मतलब पहली एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन टू जीव्स कैपिटल 10,000 से, अगली एंट्री जीव्स कैपिटल टू कैश बैंक 12,000 से, वैसे करके एंट्री बना देंगे। ठीक है। अच्छा वो सिंगल एंट्री के कंसेप्ट में मत जाना, सिंगल एंट्री वाले कंसेप्ट में मत जाना इसमें, मैंने इसमें सिंगल एंट्री भी करके दिखाई थी, बट डोंट गो फॉर सिंगल एंट्री। तुम यार दो सिंगल सिंगल एंट्री करिए, उससे काम चलाइए। A debtor 8,000 has already transferred to realization account. Agree to pay realization expenses 7,000 in full settlement of his account. सुनो, एक डेटर था 8,000 का, वो कहता है कि मैं भरूंगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो सुनो, ना तो हमें रियलाइजेशन एक्सपेंस के अगेंस्ट कुछ देना है, और ना डेटर के वसूल में कुछ लेना है, और ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, नो एंट्री बनेगी। अच्छा जरा समझे, एंट्री कब बनती है वो बताता हूँ जरा, इसी क्वेश्चन को देखिए, इसको मैं थोड़ा एलोबरेट कर रहा हूँ एफ पॉइंट को। क्वेश्चन 20 के अंदर जो एफ पॉइंट है, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर करके दिखा रहा हूँ, रिस्ट्रक्चर करके दिखा रहा हूँ आपको। कैसे कि अ डेटर ₹8,000 agreed to pay realization expenses ₹7,800, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं लिखा है, और ये ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है। अब बताइए क्या एंट्री बनेगी। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में तो आप लोग बोलेंगे ना नो एंट्री। अगर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, ना तो पैसा मिलेगा ना जाएगा, तो नो एंट्री। अब हाँ, आपको डेटा से रिकवरी कितनी करनी थी, 2,000 की, 8,000 की, 7,800 खत्म हो गया, तो कितने की रिकवरी होगी, 200 रुपए की। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, कितने से, 200 से, 200 से, 200 से, फुल सेटलमेंट नहीं है। अच्छा सुनो, डेटर 8,000 रुपए का एग्री टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,800 का। अब क्या होगा, डेटर से 8,000 के ऑलरेडी ट्रांसफर थे, 10,800 का क्या पे कर देते हैं वो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं बोला, तो क्या करेंगे। तब देखिए क्या एंट्री बननी चाहिए, आप क्या करेंगे अब, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक की होगी एंट्री, कितने से होगी, 2,800 और 2,800 से। भाई आपने 8,000 तो उसके एडजस्ट कर लिए, किसके अगेंस्ट, 10,800 के अगेंस्ट, लेकिन बाकी का तो 2,800 उसका क्या करोगे, पे कर। हाँ अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में शादी, पड़ोसी पर पैसा भरेगा, उसका क्या, क्या एग्री टू पे का मतलब क्या है, कुछ लेके तो, सुनो, बेटर है, आउटसाइडर है, क्योंकि उसने तुम्हारा पैसा देना था, उसने कहा ऐसा करते हैं चलो म्यूचुअल सेटलमेंट करते हैं, मैंने तुम्हारा 8,000 देना है,
और तुम्हारा 10,800 का क्या जा रहा है, ये जा रहा है, तो मैं पे कर देता हूँ उसको। तो उसने 8,000 तो तुम उसको कंपनसेट नहीं करोगे, बाकी का 2,800 का तो कंपनसेशन दोगे उससे। तो डेटर नहीं आएगा बेटा, डेटर ऑलरेडी ट्रांसफर होके खत्म हो चुका है, तो हम डेटर को पैसे देंगे। डेटर को पैसे देना, किसी आउटसाइडर को पैसे देना, आपकी तो एंट्री कैश से ही जाएगी। आपकी एंट्री रिलेशन टू कैश 2,800 रुपए से होगी। बस इतना करेंगे सिर्फ। ठीक है। अच्छा, ये कौन सा केस था आपका? एफ केस था, जो कि बुक्स के मैंने थोड़ा सा बदल दिया। अगर यहाँ भी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता तो भी नो एंट्री होती है आपकी। ठीक है। पूछना है कुछ? बोलो। कौन से वाले की? तुमने पहले उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था 10,000 से। ठीक है जी। एक्चुअल खर्चा 12,000 का हो गया। देखो बेटा समझो, हम कोई ज्योतिषी या भविष्य वक्ता नहीं है जो हमें पता चल जाए कि डिसोल्यूशन की प्रोसेस खत्म होने के बाद हमारा खर्चा कितना होगा। हम तो क्या करते हैं, ऑन एन एवरेज अमाउंट कैलकुलेट करते हैं और बोलते हैं ले भैया रख ले। अब हमारा एक्चुअल खर्चा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो आपको दो चीज पे ध्यान देना है। आपने उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था 10,000। नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन टू पे इट ऑफ। अब एक्चुअल खर्चा 8 भी हो सकता था, 12 भी हो सकता था। एक्चुअल खर्चा 12 हो गया। अब अगर 12 हो गया और वही पे कर रहा है तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन 12 भी हमें पे करना है, तो हम पूरा का पूरा 12 रिकवर करेंगे ना उससे। तो हमने रिकवर कर लिया, इसलिए ऐसा हुआ। बोलिए। हाँ, डेटर हमारे 8,000 के। बेटा समझ, डेटर ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ देखो तुम कहानी, ये रियलाइजेशन अकाउंट है, ध्यान से देखना जरा। ठीक है। दिस इज रियलाइजेशन अकाउंट। और डेटर किस तरफ होता है? डेटर यहाँ पड़ा रहता है, कितने का? 8,000 रुपए का। हाँ डेटर, नहीं, इधर ही होता है। हाँ। ठीक है। अब डेटर के बदले में वसूली होनी है, इस तरफ होनी है। होनी है। ठीक है जी। कितने की? 7,800 की होनी है ना हमारी। तो अब आप मुझे बताइए कि ये 8,000 का डेटर था। ठीक है। इसके बदले में कुछ मिलना है आपको? नहीं मिलेगा ना, क्योंकि 7,800 आपका रेमोनरेशन है। ये लीजिए, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है। आपके 8,000 के डेटर थे, क्या उसके बदले में कुछ पैसा मिल रहा है अभी? नहीं, समझ बात को। अगर ये डेटर रियलाइज होता तो यहाँ पर बैंक बोल के कितना जाता? 8,000 जाता। जाता ना? क्या अब इसके बदले में कुछ मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। क्यों मिलेगा? तुम कंफ्यूज हो रही, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो पहले। क्वेश्चन कहता है आपसे, डेटर 8,000 के ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, दे एग्री टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। डेटर से हमें रिकवरी होनी थी लेकिन नहीं होगी अब। ठीक है, एक चीज। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो पे करने थे वो पे नहीं होंगे। ठीक है। ऐसा करिए, फुल सेटलमेंट की कहानी है ये, इसलिए ऐसा चल रहा है मामला। तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 20। 19 खुद करिए जरा एक बार। 19 करिए अपने आप से। 19। 19 कर लिया था? कोई बात नहीं, बाकी लोग ट्राई करिए 19 को जल्दी से। बता रहा हूँ, आपको बोला है पी और क्यू का डिसोल्यूशन हो रहा था, सब कुछ ट्रांसफर हो चुका था। पहला, स्टॉक 2 लाख, पी took 50% stock at 10%, बैलेंस स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है जी। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना मैं थोड़ा सा मुश्किल तरीके से बना के दिखाता हूँ आपको अभी, देखना जरा। नहीं, आसान है ये, काफी आसान है ये तो जो दिख रहा है। जब आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो सिंपल सा फ्लो चार्ट बनाइए और देखिए, आपके पास 2 लाख रुपया था ये स्टॉक, इसका कितना परसेंट बोले ये? 50%, जो कि कितना है? 1 लाख है। कितना डिस्काउंट में जा रहा है वो?
10% डिस्काउंट यानी कि 10,000 चला गया। कितना? 90,000। कौन लेके गया इसे? हु हैज टेकन इट? पी लेके चला गया। बचा हुआ 50% कितना है? 1 लाख। कितने प्रॉफिट पे गया वो? 25,000। कितना? 125। तो कैश, आप देखिए, या तो इसकी एक एंट्री करो या दो अलग अलग एंट्री करो। अगर एक करना चाहे तो क्या एंट्री हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट 125। बैंक बोला है क्वेश्चन में। कैश बैंक कुछ भी कर लो यार तुम, ठीक है, कैश या बैंक। और पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 90,000 से टू किसका अकाउंट? टू रियलाइजेशन 2,15,000। ठीक है, ऐसे, या तो ऐसा कर ले या दो अलग अलग एंट्री कर ले। कैश डेबिट टू रियलाइजेशन, पीस कैपिटल टू रियलाइजेशन। गॉट इट? ठीक है कनिष्का। दूसरा, इज इट ओके कनिष्का या ऋषित? दिस Yes. वाज ए पार्ट। बी पार्ट व्हाट इट सेज कि, अच्छा इसको ना, ये जब ये क्वेश्चन हो जाएगा 90 ना, तब मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से दूंगा, देखना आप लोग करते हैं नहीं करते हैं। डेटर 225 के प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भूल जाइए। प्रोविजन फॉर, हमें सुनने दे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 25,000 का कोई लेना देना नहीं है। बेड डेट 20,000 के, रिकवरी 2,05,000 की होगी। कैश या बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन 2,05,000। किसी ने किया था ठीक? सी, लैंड एंड बिल्डिंग 12.5 लाख रुपए की, फिर कितने में रहे? 15 लाख रुपए में। कमीशन कितना जाना है? 2% जाना है। तो चाहे चाहे तो एक सिंगल एंट्री कर ले, चाहे दो एंट्री कर ले। तो मैं पहले आपको डबल एंट्री और सिंगल एंट्री दोनों करके दिखा रहा हूँ कैसे होना चाहिए था। देखिए, सबसे पहले एंट्री, कैश या बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। 15 लाख से बेच दिया इसको। और क्योंकि आपको ब्रोकरेज पे करनी है 2%, 15 लाख का 2% 30,000 होता है। दूसरी एंट्री ए, एंट्री ए, और दूसरी एंट्री ए बी। ये कौन सा नंबर का था? ये सी। तो 1 एक ये हो गया और 2 ये हो गया। दूसरी एंट्री रियलाइजेशन डेबिट टू कैश या बैंक, कितने से? 30,000 से और 30,000 से। या अगर आप इसकी कंबाइन एंट्री करते, कंबाइन एंट्री, तो क्या बनती है आपकी? कैश या बैंक डेबिट 14,70,000 टू रियलाइजेशन 1470। वो जो ब्रोकर होता है ना, ब्रोकर पैसा काट के देगा आपको। भाई 15 लाख रुपए की चीज है, 30,000 कट के मिलेगा, 1470 तो मिलेगा पीछे दोनों। नेक्स्ट, डी फॉर डफर मशीनरी। अच्छा देखिए, 6 लाख की हैंडेड ओवर टू अ क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ %। 6 लाख का 10% कितना होता है भाई? है ना? तो 540 का क्या करेंगे इसमें? एंट्री क्या करेंगे? एंट्री होगी नहीं, तो एंट्री। अगर क्रेडिटर का अमाउंट होता तो शायद एंट्री कर लेते हम लोग, पर क्रेडिटर का अमाउंट दे नहीं रखा भाई। 540 क्रेडिटर 7 लाख रुपए का, 540 क्रेडिटर 5 लाख का, तब तो एंट्री होती ना, अगर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ना लिखा रहता। समझिए, क्रेडिटर नहीं अमाउंट मालूम है, तो मान के चलेंगे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया। अगर क्रेडिटर का अमाउंट होता, 40,000 वसूलेंगे ना, करवाया तो था ऐसा भी पार्ट यार। और अगर क्रेडिटर, मैं दिखा रहा हूं करके, देखिए, सुनो बेटा, समझ। इस क्वेश्चन में तो एंट्री होनी नहीं है, ये क्या? हाँ, या तो ये करिए, ये करिए। अब ये जो क्वेश्चन था, 6 लाख की चीज 540 में चली गई, और कुछ नहीं लिखा क्रेडिटर कितने के, तो कोई एंट्री नहीं करनी है। लेकिन अगर आपको लिखा रहता क्रेडिटर्स, अगर क्रेडिटर्स होते 5 लाख के
और अगर क्रेडिटर्स होते कितने के, 7 लाख के, तो समझिए। और आपकी जो एसेट थी वो कितने की जा रही है, 540 की जा रही है। तो 540 के बदले में 5 लाख दिया, तो आपको कितना और रिकवर करना है? आपने 540 की मशीनरी क्रेडिटर जो कि 5 लाख होता है उसको दे दिया, यू विल रिकवर 40,000 नाउ। तो आपको कुछ और नहीं करना, एक एंट्री करनी है, कैश या बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, क्रेडिटर नहीं करना है। यू विल रिकवर 40,000 रिकवर करेंगे। और अगर आपने 5,40,000 रुपए के बदला, और क्रेडिटर 7 था, तो बचा हुआ पैसा क्रेडिटर को पे करेंगे कितना, 160। तो एंट्री बनेगी क्या, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश या बैंक, 1,60,000, 1,60,000। इस तरह से होगा ये काम। लेकिन इस क्वेश्चन में क्रेडिटर का अमाउंट ही नहीं गिवन है, तो क्या करेंगे, वो एंट्री नहीं करनी। एसेट्स क्रेडिटर के अगेंस्ट चला गया, खत्म हो गया मामला, बोल। हाँ भैया, 40% का मतलब 40% परसेंट होता है, 50 पैसा रुपये, 40 पैसा रुपये, ऐसा। आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज एट 125%, कितनी एंट्री होगी, बैंक टू रियलाइजेशन कितने रुपए से हो जाएगी, 75,000 में हो जाएगा। गुडविल 75,000, और प्रीपेड इंश्योरेंस 10,000 रुपए के। अब मुझे बताइए क्या होना चाहिए। गुडविल, प्लीज समझिए, प्लीज सब, रुक जाओ यार। गुडविल इंटेंजिबल है, कोई एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन प्रीपेड की तो, प्रीपेड फायर इंश्योरेंस 10,000 का, क्यों, ऐसे में तो फिर बिल्स रिसीवेबल, डेटर, बिल्स रिसीवेबल। चलो सुनो, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है ना बेटा, इसका लॉजिक समझिए। आपने फायर इंश्योरेंस कराया, आपका बिजनेस बंद हो गया, अब आप बोलो फायर इंश्योरेंस कंपनी को मेरा इंश्योरेंस वापस करो, वापस थोड़ी मिलता है, नहीं मिलता, नो एंट्री। लेकिन अगर डेटर और बीआर होते तो वसूली करते उनकी, डेटर और बीआर की वसूली करते। फायर इंश्योरेंस जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया जाता है। इंश्योरेंस कंपनी के अब आप बिन बिटवीन द ईयर बोले कि नहीं जी मैं तो बिजनेस बंद हो रहा है, मेरा इंश्योरेंस का पैसा आपको नहीं मिलता वापस पैसा, वो तो कहेंगे हमने तो इंश्योरेंस कर दिया ना आपका, वहां रिकवरी नहीं होती है। लाइफ इंश्योरेंस में आपको क्या मिलता है, याद है मैंने बताया था, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में क्या मिलता है आपको, सरेंडर वैल्यू, तो वहां अलग कहानी होती है। आगे चल, ट्रेड क्रेडिटर 160 के, half of the trade creditor accepted plant and machinery at an agreed valuation of 54,000 and cash in full settlement of their claim। हाँ वो तो दिख ही रखा सॉल्यूशन, दिख रखा सॉल्यूशन, कितना आसान। उससे पहले तुम नहीं बोले, हाँ सॉल्यूशन दे रखा था, उसी एंट्री में तुम चेके हो। हाँ, सही जा रहे हो बेटा, सही जा रहे हो। चलो देखें, सुनो, ऐसे क्वेश्चन में अपना छोटा मोटा वर्किंग नोट बना के काम कर लीजिए, एक ही बार में काम हो जाता है। लोगों को लगता है यार मेंटली कर लेंगे, लेकिन मत करिए, अगर आप बहुत शार्प है तो मेंटली करिए, अदरवाइज कर लीजिए अलग से। देखिए यहाँ लिखा है, क्रेडिटर्स आपके कितने के थे, 160 के थे। हाफ क्रेडिटर्स कितने के, 80,000 के। बचे हुए क्रेडिटर कितने के, 80,000 रुपीज के। प्लांट एंड मशीनरी 54,000, 54,000 की इन्होंने क्या ले ली, प्लांट एंड मशीनरी ले ली, इसकी कोई एंट्री करेंगे, बोलिए, करेंगे इसकी एंट्री। एंड बचा हुआ क्या बचा, बचा कितना बचा, at an agreed valuation of 54,000 and cash in full settlement of their claims after allowing discount। अब सुनो जरा, समझिए, आउट ऑफ 54,000 का प्लांट मशीनरी ले लिया, बचा कितना, 26,000। इसमें भी कितना डिस्काउंट बोल रहे हैं वो, 16,000 का। तो कितना पेमेंट करनी पड़ी कुल मिलाकर, 10,000 की। यानी कि इस पार्ट के लिए आपको क्या एंट्री करनी है, सिर्फ 10,000 रुपए की। दोबारा समझिए, 80,000 में से 54,000 का प्लांट एंड मशीनरी, नो एंट्री फॉर दैट। बचा हुआ 26,000 है, उसको 16,000 का डिस्काउंट पे दे रहे हैं,
तो आपको फाइनल पेमेंट करनी है 10,000 की। आपकी एंट्री रिलेशन टू कैश 10,000 रुपीज है। गॉट इट? इसमें से थोड़ी करेंगे, उधर चलो आप। रिमेनिंग क्रेडिटर 90%। रिमेनिंग क्रेडिटर 90% माइनस कितना कर दिया? 8,000 कर दिया। तो रिमेनिंग कितना हो गया? 72,000 पे करना पड़ा आपको। तो रियलाइजेशन टू बैंक 72,000, या दोनों मिला के करते तो रियलाइजेशन टू बैंक 82,000 भी कर सकते थे। ऐसे भी कर सकते थे। दैट वाज कौन सा क्वेश्चन नंबर जी था। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा उसको देखिए ध्यान से। बेटा ये रहा ना, इसके बदले में इसका जो था ना 54,000, उसी के बराबर की। अब अगर मशीनरी ज्यादा होती कम होती तो हिसाब किताब कुछ और बनता ना। तो सेटलमेंट मतलब जो भी था अमाउंट सेटल है। क्या लिखा है? तो क्या? एंड कैश बचा हुआ अमाउंट, बचा हुआ अमाउंट बोल रहे हैं, बचे हुए अमाउंट के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, चलो अब मेरी तरफ से क्वेश्चन देखिए। बी पार्ट ये बचा ना, ये रहा बचा हुआ पार्ट। डेटर्स, जैसे डेटर दिखता है, आंख खोल के और बंद करके प्रोविजन फॉर डाउटमेट किनारे कर लीजिए, कंसिडर ही नहीं करना। बैड डेट को माइनस कर दो, उतना पैसा मिलेगा बस। चलिए मेरी तरफ से क्वेश्चन अब देखिए। लिखेंगे डेटर्स सम ऑफ द डेटर्स realized at rupees 27,000 being 30% of the entire debtors, comma, balance debtors were realized at 120%। करिए। Some of the debtors realized at rupees 27,000 being 30% of the entire debtors। रुक जाना भाई, नहीं 90 है ना, 45 ये, 43 ये, कुछ नहीं, कोई एंट्री नहीं करनी, नहीं करेंगे। कैश एंड इन्वेस्टमेंट इतना इन फुल सेटलमेंट है, दोनों मिला के फुल सेटलमेंट है। सम ऑफ द डेटर्स, सम ऑफ द डेटर्स रियलाइज एट रुपीज 27,000, जो कि 30% थे अपनी ओरिजिनल वैल्यू। एंटायर डेटर्स, किशोर नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आई टेक केयर। जो भी होगा करो। क्या सबने किया? उस तरह से बनेगा, जो भी है। ठीक है ना, मैं भी देख के दिखा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ तो भाई सुन, अब रियलाइज वैल्यू है और आपके उसको और क्लू नहीं है, तो इसी को मान के चलेंगे ना, वही वैल्यू। देखते हैं। अरे पहले डेटर की ओरिजिनल वैल्यू निकाल लो ना, फिर कर। तो 90,000 का 70% कितना बचता है? 60,000 को 120% कितना हुआ? खत्म, वही तो है। हाँ, तो जब आपके पास क्वेश्चन है वो क्लू नहीं है तो उस तरफ जाएंगे क्यों? वो लैंग्वेज है ही नहीं, वैसे भी चाहिए वैसे बना देता हूँ।
देखिए जरा ध्यान से, बेटर जो थे 30,000, ये 27,000 है, किसी चीज का 30% जो है वो 27,000 है। व्हाट इज दैट थिंग? 27,000 इंटू 100 अपॉन में 30, कितना? 90,000। 90,000 का 30% तो कितना है? 27,000। ये तो आपने पे कर दिया, ये तो रिसीव हो गया। बचा अमाउंट कितना बचा? 70%, जो कि कितना? 63,000। वो कितने में चला गया? 120%। कितना हुआ ये? 600। तो टोटल पैसा कितना रिकवर होगा अब आपको? कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, कैश अकाउंट टू रिलेशन, या कैश अकाउंट टू रिलेशन, दोनों जोड़ देंगे। अलग अलग कर लो, जोड़ के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोगों का ठीक था? दोनों ठीक था या नहीं था? ठीक है। आइए क्वेश्चन और देखिए, 18 का फर्स्ट। 18 पे आइए, इसे नोट कर लेंगे। देयर वाज अ कंटीजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंट। मैंने पिछली बार भी बताया था यार तुम्हें, मैंने इसको करके दिखाया था अलग से, कि किताब में क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। मैंने इसे बताया था कि बिल डिसऑनर हो जाए, डिस्काउंटेड हो जाए, तो आपको एंट्री करनी रिलेशन टू बैंक, बंदा आपका डेटर बन जाएगा। देयर वाज अ कंटीजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड 18,500। एक्सेप्टर ऑफ वन बिल 25,000, an acceptor of one bill rupees 2,500 become insolvent, 50 पैसा was recovered. Liability to the firm account bill discount is honored। देखो बेटा, 18,500 को तो भूल जाओ, क्योंकि कंटीजेंट लायबिलिटी है, अराइज ही नहीं हुई। रिजोल्यूशन में आप कंफर्म लायबिलिटी की पेमेंट करोगे ना? बोलो हाँ या ना। अगर वो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो जाता तो आपको एंट्री करनी पड़ती। नेक्स्ट मेच्योर होता तो, या तो मेच्योर हो जाता तब भी आपको कुछ नहीं भरना था। हाँ, लेकिन अगर डिसऑनर हो जाता तब तो भरना पड़ता ना। क्या मतलब है कंटीजेंट का? बिल डिस्काउंट, सुनो, जब एक बच्चे का डाउट होता है ना, तो सुन लिया करो दूसरे लोग भी। कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब है कि अगर बिल फ्यूचर में डिसऑनर हुआ, देन यू हैव टू पे इट। अगर बिल मेच्योर हो गया, आपको नहीं पे करना। और बिल अगर मेच्योरिटी पे आया ही नहीं, तो कुछ नहीं होना। तो 18,500 तो भूल जाइए। अब 2,500 एक एक्सेप्टर ऑफ अ बिल, मतलब हम एक एक्सेप्ट, मतलब बिल्स रिसीवेबल जो था वो भी इंस्टॉलमेंट बन गया, और 50 पैसा, यानी कि आपकी एंट्री कैश टू रिलेशन 12,50 हो जाएगी बस। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1250 से होगी। ये 18,500 की एंट्री नहीं करनी है आपने, क्योंकि क्या लिखा है? लायबिलिटी ऑफ द फर्म ऑन अकाउंट ऑफ बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड हैज नॉट बीन। चलो रुको 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 रुको, होल्ड करिए, मैं बता, रुक जाइए। ये नीचे लिखा हुआ है, लाइन पढ़िए, थोड़ा होल्ड करिए। पहली लाइन पढ़ते हैं। देयर वाज अ क्या? देयर वाज अ कंटीजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड एंड नॉट मैच्योर्ड 18,500 की, ये बोल दिया। मैच्योर नहीं हुआ अभी। एक्सेप्टर ऑफ वन बिल 2,500 इंस्टॉलमेंट हो गया, 50 पैसा मिला, पहली एंट्री कर दीजिए कैश टू रिलेशन 1250 की। सुन लो पीछे से सहज, पहली एंट्री। द लायबिलिटी ऑफ द फर्म ऑन अकाउंट ऑफ दिस बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। ठीक है। अ, ये जो है ना, 2,500 के लिए बोल रहा है, ऊपर वाले के लिए नहीं बोल रहा। हाँ, बैंक टू रिलेशन 20 नहीं बेटा, इस क्वेश्चन में एक कंटिजेंट लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, 18,500 की, जिसके बारे में वो मेच्योर ही नहीं हुई अभी तक, तो सीन से बाहर हो गई। अभी 2,500 की एक और बिल की बात कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि एक एक ना बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर था 2,500 रुपए का, उसका जो एक्सेप्टर था वो भी डिसऑनर हो गया। ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, इसको देखिए कैसे होना चाहिए था। पहली एंट्री देखिए, पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, कितने से बनेगी? 1250, 1250 से। ठीक है जी, एक एंट्री। और क्योंकि ये बिल डिस्काउंटेड था, आपको तो बैंक को 2,500 रुपए देना पड़ेगा ना। तो दूसरी एंट्री क्या बनेगी आपकी? रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, कितने से? 2,500 से, 2,500 से। क्योंकि ये बिल जो डिस्काउंट और डिसऑनर हुआ था,
जो कह रहे हैं ये लाइबिलिटी अकाउंट रिकॉर्ड ही नहीं करेगी, तो एक तरह से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होगी ना आपके लिए, ये बनेगा 18,500, क्योंकि मेच्योर नहीं हुआ, सीन से बाहर चला गया। 2500 का बिल है, डिस्काउंटेड था, डिसऑनर हो गया, तो पहली एंट्री ये बनेगी। फिर आप इस बिल के एक्सेप्टर से पूरा 2500 वसूलोगे, पता चला वो डिसऑनर हो गया। याद है क्वेश्चन करा था, वो डिसऑनर हो गया, इंस्टॉलमेंट के कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो आप सिर्फ ये एंट्री करोगे, काम खत्म। लेकिन अगर ये बोल रहा है 50 पैसा रिकवर हुआ, तो बैंक टू, तो भी यही एंट्री होती, तो भी यही एंट्री होती। अनरिकॉर्डेड हो या रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, पे तो करना ही है। हाँ, क्या डाउट है पीछे? हाँ तो कर लो ना, पहले वो कर लो ऊपर, एंट्री तो ऊपर है। करो करो, खेलो अच्छे से खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे, आप देख रहे हैं, इतना कुछ करने के बाद भी कंफ्यूजन, डाउट्स आएंगे, दैट इज व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग कि भाई इन एंट्रीज को कर लीजिए। एग्जाम में आएंगे, एक एंट्री खत्म, एक नंबर चला गया। और सुनो, क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एक क्वेश्चन गलत होना, सीयूटी में 6 नंबर चले जाना, 6 नंबर चले जाना। 5 तो उसके ओरिजिनल जाएंगे, एक नंबर नेगेटिव होगा, 6 नंबर चला जाएगा। ठीक है, और आप समझ रहे, 800 में से 799, और 800 में से कितना, 772, ऐसा सीधी छूट जाता है हाथ से। प्लीज अंडरस्टैंड। चलिए, स्टॉक कैश टू रिलेशन करो, खत्म। क्या 18 का ए पार्ट समझ में आया भाई साहब? एक्साइटेड हो? हैं? बेटा, जिनके फुल बेटा पूरा होता है, उनमें नॉर्मलाइजेशन का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। इंग्लिश में एक नंबर कट गया था ना एक बच्चे का। क्वेश्चन नंबर 18 का बी पार्ट, बेटा सब सुन लो, हो सकता है आपने गलत करा हो। सुनो, there was a contingent liability in respect of claim of damages 75,000. Such liability was settled 50,000 and paid by the partnership. Realization to partners capital account 50,000 रुपए से खत्म। वो लाइबिलिटी जो फ्यूचर में मे और मे नॉट अराइज, लेकिन हो गई, जब हो गई तभी तो पे कर रहे हैं। ऐसा बना क्वेश्चन। रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि शिप पार्टनर भर रहा है उसको, रिलेशन टू शिप हो जाएगी एंट्री। आगे, firm have to pay 10,000 compensation and injured employee, which was a contingent liability not accepted by the firm. छोड़ दीजिए। रिलेशन टू कैश, बैंक। ठीक है, 5,000 damages claim customer has been disputed by the firm was settled 75% by compromise. रिलेशन टू कैश कितने से, 3,500 से, खत्म। पता चल गया। और मैंने आपको काफी पहले, देखिए आपके बैच में ये अच्छे से वाइंड अप हो चुका है, दूसरे बैच में क्लास की जरूरत पड़ेगी, तो ये क्वेश्चन बचे हुए आप ही को करने हैं, मैं नहीं करूंगा। जितना जल्दी इन्हें कर लेंगे, ये क्वेश्चन भी और स्कैनर के क्वेश्चंस भी, तो दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी सीमेंटेड, नोबडी कैन स्नैच मार्क्स फ्रॉम यू एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न। ठीक है, तो इसके 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन में कोई डाउट हो किसी को बताइए, 1 से लेकर 5 क्वेश्चन के बीच में किसी का कोई डाउट हो तो। देखिए, मोर स्टडीज मोर कंफ्यूजन, नो स्टडीज नो कंफ्यूजन। जो पढ़ेगा उसी को डाउट आएंगे, जो नहीं पढ़ेगा उसका क्या होने वाला है कुछ। 6 क्वेश्चन, क्रेडिटर 16,000 रुपए के, बेटा कोई एंट्री नहीं करनी है। क्रेडिटर 85,000 के, 40,000 ये, 43,000, तो भी कोई एंट्री नहीं करनी है। चल रुक जा, होल्ड करते हैं।
सुनो, प्लीज सुन लीजिए। फर्स्ट ईयर सेकंड की बोल रहे हो? इसका ए पार्ट देखते हैं पहले। मैंने सेकंड का बोला था, नो एंट्री। क्रेडिटर 85,000 के एक्सेप्ट कर रहे हैं, 40,000 का कैश। बेटा जब कैश एक्सेप्ट करेगा उसकी तो एंट्री होगी, रियलाइजेशन टू कैश तो होगा ही। नहीं वो वाला भी ठीक करो, वो वाला भी हाँ। अगर क्रेडिटर कैश एक्सेप्ट करा तो उसकी तो एंट्री करेंगे हम, रियलाइजेशन टू कैश। अगर कोई एसेट्स, दोनों एसेट्स एक्सेप्ट करता तो एंट्री नहीं होती। एक मिनट रुक जा। अगर लिखता एक्सेप्टेड बीआर और इन्वेस्टमेंट तो एंट्री नहीं करते, लेकिन कैश एक्सेप्ट करने की तो रियलाइजेशन टू कैश होगी एंट्री। तो करेक्ट वाला पार्ट भी। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? एट्थ का सी पार्ट। सुनो बेटा, सेल ऑफ एसेट्स 50,000 रुपए की, उसका 5% कितना हो जाएगा? 2,500। तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा 2,500 से। कमीशन हो, रियलाइजेशन एक्सपेंस हो, डिसोल्यूशन फर्म को तो देना ही पड़ता है, तो रियलाइजेशन डेबिट होगा। और क्योंकि पार्टनर को देने का वादा किया तो क्या क्रेडिट होगा पार्टनर। और कोई 9, 10, 11 में कोई डाउट किसी का? 9, 10 नहीं करें अभी तो। 9, 10, 11, 12 और तो राजा हैड गिवन अ लोन टू द फर्म 18,000, ही वाज पेड 17,000। आपकी एंट्री बनेगी राजाज लोन डेबिट 18,000 से, टू कैश 17 से, टू रियलाइजेशन 1,000 से। ये तो याद है रीता का लोन, पांच पांच छह केसेस कराए थे उस समय पे। मैंने बोला 11 का सी पार्ट, 14 का बी, टोटल 14 का बी फॉर बॉम्बे। टोटल क्रेडिटर्स है 40,000 के। क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 वर गिवन अ पीस ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू 8,000 आउट ऑफ द टोटल फर्नीचर। सुनो, ऐसा करिए, देखिए 14 का बी, जो आपसे नहीं हो रहे उन पे इंपॉर्टेंट लगाएं। क्वेश्चन 14 का बी पार्ट, क्रेडिटर्स लिख लीजिए पहले कितने के थे? 40,000 के थे। क्रेडिटर कितने के? 10,000 रुपए के। रिमेनिंग क्रेडिटर कितने बचे? 30,000 के। रिमेनिंग क्रेडिटर पे कितना डिस्काउंट दिया? 10%, 3,000। रिमेनिंग क्रेडिटर के बदले में कितना देना पड़ेगा? 27,000। ये कहानी खत्म। और आपके पास इस तरह से, यहाँ देखिए फर्नीचर भी है आपके पास, कितने का? 28,000 का। दो हिस्सों में बांट दिया। एक फर्नीचर 8,000 का था, और बचा हुआ फर्नीचर कितने बचेगा? 20,000 का। ये जो 8,000 का फर्नीचर था, ये इस 10,000 के लिए सेटल हो गया ना सेटलमेंट में। उसकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू कैश कितने थे? 27,000 से। ये क्रेडिटर और ये फर्नीचर आपस में सेटल हो गए, और जो बचा हुआ 20,000 रुपए का है उसकी वसूली कर लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन। इस वाली की, इस वाली की, दैट यू हैव टू। फर्नीचर है ना, बेच के एंट्री करेंगे इसकी, कैश टू रियलाइजेशन कर देंगे कितने से? दो एंट्री होंगी, रियलाइजेशन टू कैश 27,000, कैश टू रियलाइजेशन 20,000। ये आपस में सेटल हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 16 का थ्री पार्ट, धीरज पेड 60,000 यूजिंग द कैश। गुडविल है भाई वो। नेम ऑफ द फर्म गुडविल है। 16 का थर्ड पार्ट, धीरज पेड 60,000। और धीरज कौन है? पार्टनर है ना, तो कैश टू रियलाइजेशन करेंगे। धीरज से पैसा ले रहे ना। एक पार्टनर फर्नीचर कैश दे के ले गया, क्या एंट्री करोगे? एक पार्टनर गुडविल कैश दे के ले गया, क्या एंट्री करोगे? कैश टू रियलाइज, क्योंकि तुम धीरज को डेबिट करोगे, है ना, तो उससे रिकवर, तो उससे तो पैसा ले रहे हो आप। क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? धीरज ने तो 60,000 रुपये पे कर दिया ना आपको, तो धीरज को डेबिट करने का सेंस बनता नहीं है। और क्रेडिट करोगे नहीं, क्योंकि उसको बेनिफिट थोड़ी देना है कुछ। जैसे कोई एसेट्स कोई पार्टनर ले जाता तो एंट्री बनती थी रियल, आपकी एंट्री बनती थी क्या? पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। लेकिन अगर पार्टनर वो एसेट्स कैश दे के ले जाए तो क्या एंट्री बनेगी? कैश टू रियलाइजेशन बनेगी ना। पार्टनर को दो बार थोड़ी डेबिट करोगे। हाँ तो कैश ले लिया ना धीरे से, बोल तो रहा है।
63। धीरज पेड 60,000 रुपया फॉर यूजिंग फर्म्स नेम। फर्म का नाम गुडविल होता है, और क्या? नेम और फेम क्या चीज होती है? अब मालूम है, देखो इसका नेम और फेम क्या है? जैसे भी बोलते हो ना ऑनलाइन में, इस बच्चे ने रायता फैलाया है, सब लोग बोलते हैं हाँ किसी ने फैलाया है, तो तुम सब बोलते हैं, पूछो। 17 का सी, थर्ड क्रेडिटर 90,000 एक्सेप्टेड 45,000 इन कैश। देखो वही एंट्री आपको आपको एंट्री करनी, रियलाइजेशन टू कैश 45,000 की बस। 17 का सी पार्ट, थर्ड पार्टी क्रेडिटर थे, 90,000 था, 45,000 कैश, बाकी बाकी जो है 43,000 उसको भूल जाइए। सेवंथ का थर्ड, लोन टू चारू 60,000 was settled by payment to चारू's brothers loan on कुछ नहीं, दो एंट्री बनेंगी, एक चारूज लोन टू कैश और दूसरी एंट्री बनेगी रुक जा, लोन टू चारू 60,000 का था, सेटल बाय पेमेंट टू चारूज ब्रदर्स लोन, तो आपकी आपकी रुक जाओ, तो चारूज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक एंट्री बननी चाहिए थी आपकी, और आपने क्या कर दिया, चारू के ब्रदर का लोन पे कर दिया। अच्छा हाँ, चारू के ब्रदर ने लोन दे रखा था ना हमें, और वो हमें रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रखा था, तो आपकी एंट्री बनेगी, सॉरी, ये लोन टू चारू है भाई, हमने लोन दे रखा चारू को, तो हमारी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लोन टू चारू, रियलाइजेशन डेबिट टू लोन, चारू के ब्रदर का लोन पे करते तो एंट्री होती है रियलाइजेशन टू कैश बैंक। अब उसके बदले में क्या कर रहे हैं, चारू का लोन सेटल कर रहे हैं, और चारू का लोन कौन सा वाला है जो हमें रिकवर करना है, अगर हम पैसा रिकवर करते तो कैश टू लोन होता, तो टू लोन करेंगे, डेबिट में रियलाइजेशन करेंगे, रियलाइजेशन टू चारू लोन होगी एंट्री। और कोई? तुम्हारे टिक लगे हुए सारे हो गए। चलिए, तो मैं बिलीव करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने इस चैप्टर के इलस्ट्रेशन सारे कर लिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए, और स्कैनर के भी क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। So this was the concluding class of this chapter, and that's all for today.